तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी और आपका रिवीजन खासकर बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो हम लास्ट टाइम सामाजिक सुधार आंदोलन हम पढ़ रहे थे। जो बच्चा आज पहली बार क्लास में आ रहा है उसके लिए मैं बता दूं। और सामाजिक सुधार आंदोलन में मेरा काफ़ी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी, जैसे कुली बेगर पर था, पूरा कंप्लीट A to Z पढ़ा दिया गया था। शराब विरोधी आंदोलन के बारे में भी बता दिया गया था आपको। और शिल्पकार सुधार आंदोलन वो भी आपका कंप्लीट हो चुका था, लास्ट क्लास आपने देखी होगी। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ले ली है, आप श्योर हो जाइएगा कि आपने उसका रिवीजन कर लिया है। अगर आपका रिवीजन हो चुका है तभी आप आगे बढ़ें, अगर नहीं हुआ है तो एक बार आप रिवीजन करें, चीज़ों को याद करें। चीज़ें याद होगी तो ही एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज नोट्स बना के तो प्रॉपरली चीज़ें नहीं हो पाएगी। ठीक है, नोट्स के साथ साथ आपको याद भी करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास को मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा सा ये सेट कर लेते हैं उसके बाद चीज़ें होती है। ठीक है, मैंने सामाजिक सुधार आंदोलनों में आपको वो तो कंप्लीट करवा दिया था, बोले तो दलित सुधार समूह, मगर इसमें 2-3 पॉइंट बच गए थे। उन 2-3 पॉइंटों को क्लियर आउट करते हैं। पहली डेट है 1935। सामाजिक सुधार आंदोलनों में शिल्पकार आंदोलन आप पढ़ रहे थे तो इसको लिख लीजिएगा 1935। बाकी डेट्स आपने कल लिख दी थी और एक था 1941। ये 2 डेट बच गई थी, इसको लिख लेते हैं। 1935 में एक पॉइंट है शिल्पकार, जो आप कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो बच्चों ने कल वाली क्लास ली होगी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। शिल्पकार को पुलिस में भर्ती होना अलाउ किया गया था, पुलिस भर्ती। ये वाला किताबों में लिखा हुआ पॉइंट है। अपनी तरीके से मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। देखो, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, किताबों से पढ़ रहा हूँ। मैंने जो किताबों में पढ़ा होगा वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। किताब का प्रूफ भी मैं देने को आपको तैयार होऊंगा। फिर भी कहीं पे गलती हो जाएगी, कहीं पे मिसमैच हो जाता है डाटा इधर से उधर, आप कमेंट करके या मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। एडवांस में मैं सॉरी बोलता हूँ अगर कभी गलती हो जाए तो। ठीक है, तो शिल्पकार को पुलिस में भर्ती कब किया गया था? पहली बार 1935 में। और आर्मी में भर्ती करने का उनको बिला था, या पुलिस में ही भर्ती करने के लिए एक शब्द आता है, मगर यहाँ पे लिखा है दलित। दलितों को आर्मी में कब भर्ती किया गया था? तो दलितों को आर्मी में भर्ती किया गया था पहली बार 1941 में। ठीक है, तो 2 फैक्ट है ये। ये किताब है उत्तराखंड BA की ओपन यूनिवर्सिटी की, जो 3rd ईयर की बुक है, उधर आपको ये डाटा मिल जाएगा, ध्यान में रखिएंगे। तो शिल्पकारों को पुलिस में भर्ती कब किया गया था? 1935 में। और दलितों को आर्मी में कब भर्ती किया था? 1941 में। ये 2 डाटा बच रहा था आपका, वो मैंने आपको लिखा दिया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे। यहां पे लिख देता हूं शिल्पकार समाज के प्रमुख व्यक्ति। शिल्पकार समाज के प्रमुख व्यक्ति। देखो, अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझते हैं। हम शिल्पकार सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। शिल्पकार जो थे उनका सुधार कैसे कैसे समाज में हुआ, क्योंकि समाज में उनकी स्थिति थोड़ा सा दयनीय थी। ओके, अब क्या दिक्कत है? बाकी लोग तो उनके लिए काम कर रहे थे। जैसे कल हमने गोविंद बल्लभ पंत देखा होगा। गोविंद बल्लभ पंत जी शिल्पकारों या दलित जाति के जो नवाले होते थे वहां से पानी पी के आए थे। कुमाऊं समाज सम्मेलन हो रहा था। कई चीज़ हमने कल वाली क्लास में देखी होगी, आपने जो पिछले वाले नोट्स बनाए होंगे उनमें देखे होंगे। समझो, प्रैक्टिकली बातों को समझो। अगर जब आप उस जोन में जाओगे, जब आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन होने लग जाएगी, वो इमेज बनने लग जाएगी, तभी आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज आपने किताबों में पढ़ा भी होगा, पहले भी पढ़ा है, बहुत सारे टीचरों ने भी पढ़ाया होगा आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में, बट अगर आपको उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे ना, तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो याद नहीं होंगी चीज़ें। आप खुद सोचो, अगर आपको मेरा विकास करना है ना, तो आप तो मेरे को पढ़ाने के लिए नोट्स दे दोगे, आप मेरे को पढ़ाने के लिए घर में मेरा लाइटिंग लगा दोगे, आप मुझे पढ़ाने के लिए कॉपी पेन दे दोगे, यही तो मदद कर सकते हो आप मेरी पढ़ाई में। मगर एक्चुअल में मेरी मदद तभी होगी जब मैं खुद पढ़ूंगा, है कि नहीं है? अदरवाइज कैसे? मुझे खुद से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो शिल्पकारों का या दलित समाज के सुधार के लिए तो बहुत लोग काम कर रहे थे। जैसे आपने लाला लाजपत राय का नाम सुना, जनेऊ धारण करवाया था। गांधी जी का नाम सुना, 1929 में इस प्रभाव को उन्होंने बल दिया था। बट जब तक शिल्पकार जाति के लोग स्वयं से कुछ नहीं करेंगे, बातें नहीं बन पाएगी। आप इस चीज को जानते हैं। तब इन लोगों के समाज से बहुत सारे लोग उठ के आए थे सामने और उन्होंने बड़े बड़े काम किए थे। किस समाज से? दलित समाज से या शिल्पकार समाज से। कि जो शिल्पकार समाज के थे, और जबकि समाज में उनको दबाया जाता था, फिर भी वो उठे और बहुत बड़े लेवल पे गए। तो उन्होंने समाज में कुछ ना कुछ चेंजेस लाए होंगे, हाँ कि ना? अब देखते हैं उनको क्या है। तो पहला नाम लिखते हैं इस समाज का जिन्होंने कुछ किया था, वो था हीरा टमटा। पहला नाम है आपके पास हीरा टमटा। ये क्वेश्चन आपने पहले भी नहीं पढ़ा होगा, आई गारंटेड। हीरा टमटा ये है रेमजे के दफ्तरी।
रेम जे के दफ्तरी। रेम जे के दफ्तरी मतलब आप बोल सकते हो कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहते हैं? हेनरी रेम जे को कहते हैं। हेनरी रेम जे मैंने आपको कुमाऊं कमिश्नरी में बहुत बार पढ़ाया भी है। कुमाऊं का बेताज बादशाह, ये तो आपको बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, बार बार एग्जाम में भी आता है और आपको कुमाऊं कमिश्नरी में मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। तो कुमाऊं के बेताज बादशाह के दफ्तर में ये काम करते थे। मतलब जैसे कि मोदी जी है, अगर आप मोदी जी से तो मिल नहीं सकते ना डायरेक्टली, मोदी जी से मिलने से पहले किसी न किसी उनके जो पीए वगैरह होंगे उनसे बात करनी पड़ेगी, उनका टाइम लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे रेम जैसे तो डायरेक्ट मिल नहीं सकते थे, तो रेम जे के दफ्तर में जिनसे पहले टाइम लिया जाता था, जिनसे बात की जाती थी कि भाई कमिश्नर साहब से मिलना है, तो वो कौन थे? यही थे हीरे टमटा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सा दलित समाज का व्यक्ति या निम्न में से कौन सा व्यक्ति कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेम जे का दफ्तरी था, या कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकारिणी परिषद में शामिल था, या कुमाऊं कमिश्नर के ऑफिस में कार्य करता था। और 4 ऑप्शन दे देगा ना, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, खुशीराम आर्या और हीरा टमटा, तो हम इसको तुक्का लगा देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, तो इन बातों को आप समझिएगा, है ना। देखो मतलब बोलने का मतलब क्या है, उस जमाने में इनकी स्थिति समाज में कम थी और तब भी ये कुमाऊं कमिश्नर के दरबार में काम कर रहे हैं। तुम देखो कुछ तो रहे होंगे ना पावर, कुछ तो बात थी ना इनमें, है कि नहीं है। जैसे कि आजकल तो MA BA करना, ग्रेजुएशन करना नॉर्मल सी बात है, मगर हमारे मम्मी पापा दादा के टाइम पे किसने उस जमाने में BA किया होगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस समय पढ़ाई नहीं करते तो उस समय तुमने पढ़ दिया। जिस समय समाज में इनकी स्थिति थोड़ा दयनीय थी और उस समय भी इतने बड़े बड़े पोस्टों पे गए हैं, तो पावर तो है कि नहीं। जैसे आजकल BA में करना नॉर्मल सी बात है, मगर IAS बनना तो नॉर्मल बात नहीं ना। और कोई आजकल IAS बन जाता तो बोलते वाह क्या खतरनाक बात हो गई। इसी बात को समझो, उस समय के हिसाब से, उस समय के लिहाज से ये बहुत बड़ा कार्य और बहुत बड़ा इनका नाम भी है। दूसरा नाम देखते हैं हम मेजर जनरल माया टमटा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, सब लोगों ने सुना भी होगा। तो दूसरा नाम है मेजर जनरल माया टमटा। तो मेजर जनरल माया टमटा कास्ट से आपको, नाम से आपको लग रहा होगा कि दलित समाज से बिलोंग करती है, और दलित समाज से बिलोंग करने के बाद भी उतने बड़े पोस्ट पे गए हैं। ये उत्तराखंड नहीं, भारत नहीं, विश्व की पहली महिला मेजर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आजकल तो आर्मी में बहुत सारी लड़कियां गई है और आर्मी के बड़े बड़े पोस्टों पे महिलाओं को बैठाया गया है, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े पोस्टों में आर्मी में महिलाएं वर्तमान में हैं, बट ऐसा है कि वर्तमान में अगर रेशियो देखा जाए तो फौज में लड़के ज़्यादा है ना। हमारे घर मोहल्ले में हमारे भैया लोग, पापा लोग, चाचा लोग, ताऊ लोग ज़्यादा आर्मी में, जबकि मेरी दीदी, मेरी मम्मी, मेरी भाभी ये तो आर्मी में नहीं है ना। मतलब महिलाएं अभी भी आर्मी में कम है, ये नहीं कि कम है बहुत सारे, बट ऐसा नहीं है कि लड़कों की तुलना में तुलनात्मक अध्ययन गया तो लड़के ज़्यादा है और वर्तमान में। और देखो ये उस समय की बात है यार, उस समय की बात है, आज से 100 साल पहले की बात है लगभग। और ये उस समय भी कहाँ चले गए थे? फौज में थे, और फौज में भी छोटी मोटी पद पे नहीं, विश्व की पहली महिला मेजर। एक तो फौज में भर्ती होना है और एक इतने बड़ा कमीशन को प्राप्त करना, बहुत डिफरेंट अंतर है फौज में। वर्तमान में भी फौज में कमीशन प्राप्त करना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत। उन्होंने उस समय पा लिया था, ऊपर से महिला थी और ऊपर से दलित समाज की थी। बट नीट में सोचो कहाँ से आ रहे कि बहुत जीरो लेवल से और कहाँ गए टॉप लेवल पर, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये उत्तराखंड ने विश्व में पहली बार महिला मेजर बनी थी। और अगर क्वेश्चन आएगा इनका संबंध किस जिले से, तो इनका संबंध होगा आपका अल्मोड़ा जिले से। अल्मोड़ा की मैं हमेशा से तारीफ करते हुए आया हूँ, बहुत लेजेंड लोग वहाँ पे पैदा हुए हैं, तो ये देख सकते हैं आप। ये नेक्स्ट नाम लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप कि क्या क्या पॉइंट और क्या क्या पॉइंट नहीं है। वो पॉइंट है श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा। अगला नाम आया श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा। तो श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा जी जो है, ये दलित समाज की पहली स्नातक करने वाली महिला, पहली स्नातक करने वाली महिला। देखो तुम सोचो कितनी बड़ी बात रही होगी। जैसे मैं अब वर्तमान में अपने फैमिली का एग्जांपल दूं, तो हमारी फैमिली में जो मेरी मम्मी है या जो मेरी दादी थी, उन्होंने तो स्नातक नहीं किया है और इन लोगों ने उस समय स्नातक किया था। मैं क्या कह रहा हूं, वर्तमान में स्नातक करना, ग्रेजुएशन करना कोई बात है? हम तो 5 भाई बहन, सबने स्नातक किया हुआ है ना। आजकल के हिसाब से तो नॉर्मल सी बात है ना, मगर हम एक पीढ़ी पहले चले जाएंगे तो दैट टाइम तो स्नातक करना, ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी बात होती है।
तो इसलिए दलित समाज की पहली महिला जिन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की थी, ग्रेजुएशन किया था, वो है लक्ष्मी देवी टमटा। लक्ष्मी देवी टमटा के बारे में एक फैक्ट आपको और भी एग्जाम में पूछा जाएगा, वो क्या है, एक यहीं पे नाम लिख देता हूं, इन्हीं समाज का व्यक्ति है तो यहीं पे लिख देता हूं, वो नाम है मुंशी हरिप्रसाद टमटा। तुमने कल परसों वाली क्लास में भी पढ़ा होगा। अब मुंशी हरिप्रसाद टमटा से बीपीडीओ के पेपर में क्वेश्चन आ रखा था। इन्होंने 1934 में एक न्यूज़पेपर निकाला था और जिस न्यूज़पेपर का नाम था समता अखबार, न्यूज़पेपर का नाम था समता, और ये किसके लिए लिखता था, दलित समाज के लिए लिखता था, दलित समाज सुधार के लिए ही ये लिखता था। मतलब दलितों का सुधार कैसे किया जाएगा, दलितों के सपोर्ट में ही ये लिखता था। अब ऐसे भी मुंशी हरिप्रसाद टमटा को आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्यों, कल परसों हमने पढ़ा था ना 1905 टमटा सुधार सभा मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने बनाया था। और उन्हीं मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने 1934 में, और कहाँ से भाई, अल्मोड़ा से मेरे दोस्त, कहाँ से, अल्मोड़ा से ही एक न्यूज़पेपर निकाला, द नेम इज समता, यह पेपर में आ भी चुका है। तो सर जी इसको तुम यहां पे क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि अभी तो हमारी हेडिंग श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा है। तो यही लक्ष्मी देवी टमटा ना एक साल बाद ही 1935 में समता अखबार की संपादक बन गई थी, समता की संपादक बन गई थी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, संपादक बनी। देखो अगर क्वेश्चन आएगा समता न्यूज़पेपर कहां से निकला, आप बोलेंगे सर अल्मोड़ा से। समता न्यूज़पेपर कब का है, आप बोलेंगे 1934 का। समता न्यूज़पेपर किसका, आप बोलोगे मुंशी हरिप्रसाद टमटा का। परंतु अगले ही साल 35 में इस समता अखबार की हर्ताकर्ता कौन बन गई थी, लक्ष्मी देवी टमटा बन गई थी। तो क्वेश्चन आएगा लक्ष्मी देवी टमटा का संबंध निम्न में से किस न्यूज़पेपर से है, तो आप क्या बोलोगे, समता से है। और समता से लक्ष्मी देवी टमटा जी कब जुड़ी थी, 1935 में जुड़ी थी। बोर्ड में साइड हो जाता हूँ किनारा खड़ा, आप इसे आराम से उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा समता 34 का है और टमटा जी जुड़ी इनसे 35 में। नेक्स्ट नाम अगर आपको जो लिखना है वो लिखना है बलदेव आर्य जी, ठीक है। अगला नाम आपको लिखना है जो, वो है बलदेव आर्य जी। बलदेव आर्य जी, बलदेव आर्य जी हमारे पौड़ी के ही है, दुगड्डा साइड से आगे एक गांव है उमत गांव, उधर के ही ये। तो इनका जन्म 1912 में हुआ था पौड़ी के उमत गांव में, पौड़ी के उमथ गांव से ये संबंधित रखते हैं। और ये ना एक राजनेता थे। बलदेव आर्य का संबंध क्या है, क्या थे ये बाय प्रोफेशन, तो ये राजनेता थे। और राजनेता कैसे है, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक क्या, विधायक या मंत्री के पद पर रहने वाले, मंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, जिस समय दलित जाति के लोगों पर इतने सारे अत्याचार होते हैं, उस समय ये लोग इतने जमीनी स्तर से उठ के और इतने बड़े पोस्ट पे गए। आजकल नेता बनना इतनी छोटी मोटी बात है, आजकल मैं बोल रहा हूँ आजकल नौकरी पा सकते हो, अपन नेता नहीं बन सकते। नेता बनना बहुत बड़ी बात है यार, समाज का लीडर बनना बहुत बड़ी बात है। हमने कॉलेज में ही, हम लोग कॉलेज करते हैं जब, तो कॉलेज में भी हमारा नाम नहीं आता अध्यक्ष बनने का, उपाध्यक्ष बनने का। कुछ स्पेशल लोग होते हैं, उन्हीं का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का टिकट मिलता है, वो जीतते हैं, है ना। तो नेता बनना छोटी मोटी बात नहीं है। और ये उस समय दलित समाज से होने के बावजूद भी लगातार 5-6 बार नेता बने, मतलब एक कार्यकाल 5 साल का, तो मतलब 30-35 साल तक मंत्री रहे, विधायक ही रहे भाई। तो सोचो कितनी बड़ी बात रहेगी। तो क्वेश्चन आएगा बलदेव आर्य का संबंध क्या है, बलदेव आर्य थे क्या, तो एक राजनेता थे और ये पौड़ी से संबंधित रखते हैं। 1912 में जन्म हुआ था। बाकी चीज़ें मैंने आपको इनके बारे में बता दी है, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने दलित समाज के होते हुए भी और बहुत बड़े बड़े पदों पे गए हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। 1-2 नाम और है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा हो गया और जयानंद भारती हो गया। तो इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा एक आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन जो था शिल्पकार सुधार आंदोलन, वो कंप्लीट हो गया है। कल आधा आपने डाटा लिखा होगा, आज डाटा आपने आधा लिख दिया।
अब इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से आंदोलन हमारे पास आते हैं समाज को सुधारने वाले, उन्हीं आंदोलनों को हम पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन ईओ के पेपर में भी आ रखा था, ईओ का भी रिसेंट में पेपर हुआ था आपका, उसके पेपर में भी एक क्वेश्चन था, वो आप लिख लीजिएगा। डोला पालकी आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, ये क्वेश्चन आपके ईओ के पेपर में भी आ रखा था। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आप सब लोगों को आता है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो डोला पालकी आंदोलन कब का है? 1930 का है। और इसके लीडर कौन थे, कौन चला रहा था इसको? तो ये चला रहे थे जयानंद भारती जी। इसको कौन चला रहे थे? जयानंद भारती जी। डोला पालकी आंदोलन, आप बोलोगे सर जी क्या है डोला पालकी आंदोलन, समझा दीजिएगा। तो डोला पालकी आंदोलन मेरे दोस्तों वह आंदोलन था कि दलित जाति या शिल्पकार जाति के जो दूल्हा दुल्हन होती थी ना, उनको डोली में बैठना भी अलाउ नहीं था, इन लोगों को पैदल भेजा जाता था। जैसे हमारे जो सवर्ण वर्ग के जो पंडित वर्ग या सवर्ण वर्ग के जो दूल्हे थे ना, वो डोली में जाते थे, ये दुल्हन थी डोली में बैठती थी, अभी भी दुल्हन डोली में बैठ के जाती है। मगर जो दलित समाज के लोग थे उस समय, उनको तो डोली में बैठना अलाउ ही नहीं था यार। तो फ्रेंड हम पढ़े थे सामाजिक सुधार आंदोलन और इसको शुरू करते आगे। डोला पालकी आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, ये क्वेश्चन आपका ईओ के पेपर में भी आ रखा था, इसलिए इस वाले प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा। नॉर्मल सा डोला पालकी आंदोलन कब का है? 1903 का है। और इस आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो जयानंद भारती जी हैं। ठीक है, जयानंद भारती जी इस आंदोलन के प्रणेता है, इनके बारे में आ रखा था। आप बोलोगे सर ये आंदोलन क्या है? तो ये आंदोलन क्या है कि जो दलित या शिल्पकार समाज या निम्न जाति के लोग थे, इनके दूल्हा और दुल्हन को डोली में बैठना भी अलाउ नहीं था दैट टाइम। सवर्ण वर्ग के लोग डोली में बैठ के जाते थे, मतलब उनके दूल्हा और दुल्हन, बट अगर निम्न जाति के दूल्हा दुल्हन तो उनको पैदल जाना पड़ता था। बताओ कितनी बुरी बातें थी। तो जयानंद भारती ने इसका खुलकर विरोध किया और जयानंद भारती ने बोला ये नहीं, ये चीज़ें गलत है, इसीलिए डोला पालकी आंदोलन इन्होंने चलाया था 1930 में। और फिर निम्न जाति के लोगों को भी डोली में बैठना अलाउ हुआ, उनको भी डोली में बैठाया गया था। इसके लिए एक डेट लिखनी है आपको, 23 फरवरी 1931। एक डेट आपको लिखनी है, वो है 23 फरवरी 1931। 23 फरवरी 1931 की एक डेट आपको लिखनी पड़ेगी दोस्तों। और यहाँ पे डोला पालकी सम्मेलन हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा डोला पालकी आंदोलन कब का है? 1930 का है, बट डोला पालकी सम्मेलन कब हुआ था? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो डोला पालकी सम्मेलन 1931 में हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है भाई जी कहाँ पर हुआ था? तो आप बोलोगे लैंसडाउन में हुआ था। ये वाला फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। तो डोला पालकी आंदोलन से यही था। सामाजिक सुधार आंदोलन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ छोटे मोटे सामाजिक सुधार आंदोलन बचे थे, उनको मैं आज कंप्लीट करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। डोला पालकी आंदोलन के बाद एक नेक्स्ट आंदोलन लिखेगा गाड़ी गड़ी आंदोलन। देखते हैं ये चीजें कैसी होती है और कैसी नहीं होती है। अगला आंदोलन है गाड़ी गड़ी आंदोलन। गाड़ी गड़ी आंदोलन ये है गाड़ी गड़ी आंदोलन। और गाड़ी गड़ी आंदोलन क्यों चलाया गया था? फर्स्टली आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, कोई भी आंदोलन होता है, किसी के भी खिलाफ हम आंदोलन करते हैं तो भाई उसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1938-39 का ये आंदोलन है। और गाड़ी गड़ी आंदोलन का संबंध किससे? सड़क आंदोलन। आप इसको कहीं ना कहीं सड़क आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि यार गाड़ी गड़ी का मतलब क्या होगा? गाड़ी से संबंधित है। गाड़ी किस में चलेगी? सड़कों पे चलेगी। और दो जगह सड़कें जोड़ने के लिए बड़ा विरोध हो रहा था। जैसा मेरा पर्सनली गांव है ना, हमने बहुत आंदोलन करे हैं, छोटा मोटा गाड़ी गड़ी आंदोलन तो 2023 में मेरे गांव में भी चला है। मीन्स हमारे गांव में अभी तक भी सड़क नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आंदोलन करे कि सड़क लाओ, हमारे गाँव में सड़क लाओ। अभी भी सड़क वहाँ पर आई नहीं है, आंदोलन कंटिन्यू चल ही रहा है हम लोगों का। ठीक है, तो ये सेम वैसे ही है। और इसमें दो जगह है। एक तो आप बोल सकते हैं सड़क जोड़ने या सड़क बनाने की जो मांग हो रही थी वो लैंसडाउन टू पौड़ी हो रही थी फर्स्टली। और सेकंड जो डिमांड थी कि सड़क बनेगी, वो डिमांड कहाँ की थी? तो वो है गरुड़। गरुड़ इन बागेश्वर। और गरुड़ को जोड़ा जा रहा था कर्णप्रयाग से, गरुड़ टू कर्णप्रयाग।
तो यहां से क्या क्वेश्चन आपके पास बन सकता है माय फ्रेंड, आपसे पूछा जाएगा गाड़ी गढ़ी आंदोलन का संबंध किससे है? सड़क आंदोलन से। गाड़ी से आप लगा सकते हैं। डेट पूछेगा, बोर्ड पे लिखिए। 2 जगह सड़कें बनाने के लिए बड़ी डिमांड थी, फर्स्टली लैंसडाउन टू पौड़ी एंड सेकंड गरुड़ टू कर्णप्रयाग। इस रोड बनाने की आंदोलन को अगर आप देखोगे जहां पे मैं रहता हूं कोटद्वार, तो कभी क्वेश्चन ये भी आएगा आपके पास, कोटद्वार को लैंसडाउन से बाई रोड कब जोड़ा गया था? तो कोटद्वार से लैंसडाउन तो रोड 1909 में चले गई थी, लगभग 1909 के दौरान। उसके बाद उस रोड को लैंसडाउन से पौड़ी लेके जाना था, है ना, यही आंदोलन चल रहा था। लैंसडाउन में तो आर्मी वालों का या फौज का उस समय जो सेना थी या ब्रिटिशर्स थे उनका हेडक्वार्टर रहता था, वहां रोड चले गई थी। इसके पीछे एक कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब उसका एग्जाम में नहीं आएगा, आप समझो। एक तथ्य यह था कि पहाड़ के लोग बड़े भोले भाले सीधे साधे होते, और उस जमाने में तो कुछ ज़्यादा थे। अब तो थोड़ा पहाड़ के लोग भोले भाले कम रह गए, थोड़ा टैलेंटेड टेक्निकल हो गए हैं, बट दैट टाइम काफ़ी सीधे थे। बोला जब पहली बार इस रोड पे गाड़ी गई ना, तो पहले तो बैलगाड़ियाँ चलती थी, मगर पहली बार जब गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी, तो बड़ा बवंडर, गांव मोहल्लों में बड़ा सन्नाटा था कि भाई गाड़ी आएगी, गाड़ी आएगी, गाड़ी आएगी। कैसी होती भाई गाड़ी, इंसान चलाएगा, वो पहाड़ों में भी चलेगी, गाड़ी चलेगी। तो उसकी ना बहुत स्लो स्पीड होती थी। स्टार्टिंग में जब ट्रक चले होंगे, पहली गाड़ियाँ चली होंगी, क्या लगता है आपको इतनी स्पीड से चलती होंगी? क्यों? बहुत स्लो उनकी स्पीडें होती थी। तो जब लैंसडाउन वाली रोड पे आगे गाड़ी ने जाना था पौड़ी तक पहली बार, तो कोटद्वार से वो 2 गड्ढे ही पहुंच पाए दिन भर में। तो सड़कों में लोग, गांव वाले लोग देखने आए होते थे, वाह यार गाड़ी चल रही, कैसे चल रही, कैसे चल रही, क्या चल रही, क्या होता है, गाड़ी कैसे चलता है, बिना बैलों के गाड़ी चल रही है, कोई उसको खींचने वाला नहीं है, कोई उसको धक्का देने वाला नहीं है, और खुद ही खुद हम पाँव रख रहे हैं एक्सीलेटर में, गाड़ी चले जा रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो लोग देखने के लिए आते थे, बहुत खतरनाक भीड़ लगती थी। फिर दुगड्डा में रुकते थे गाड़ी वाले, फिर वो आगे जाता था गुमखाल में भी भीड़ होती थी। फिर जैसे ही बोलते वो गाड़ी ना सतपुली गई, तो गांव की ना एक लेडीज ना तब से सुन रही थी 3-4-5 दिन से कि गाड़ी आएगी, गाड़ी आएगी, गाड़ी आएगी। तो लोग सड़कों में खड़े रहते थे, कब आएगी वो गाड़ी, हम भी तो देखे कैसी होती वो गाड़ी। तो कहते हैं सतपुली जैसी वो गाड़ी पहुंची, तो एक महिला ने उस गाड़ी के आगे ना घास रख दिया, घास लेके आई थी 2-3 पूले, गाड़ी के आगे रख दिया कि बेटा बेचारी बोल कब से सुन रही हूँ मैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, ये चल चल के थक गई होगी, थोड़ा घास खा लेगी। तो इतने सीधे थे गाँव के लोग। ये आपको ना गूगल विकिपीडिया में ये कहानी मिल जाएगी, अदरवाइज मैं भेज दूंगा आपको ये कहानी, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि हमेशा से हमने सुना था बैलगाड़ी चलती है, अब बैल थक जाते थे चल चल के, या अंग्रेज तांगा में घोड़ा गाड़ी में आते थे, तो अंग्रेजों के तांगे को, घोड़ा गाड़ियों को, घोड़े को खाना पीना खिलाया जाता था, थक जाते थे। और गांव के लोगों ने सुना था तब से गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। उन लेडीज ने सोचा कि बेचारी तब से चली रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही, थक गई होगी, और गाड़ी के आगे 2-3 पुले घास के रख दिए। तो सोचो कितने सीधे सरल होते थे पहाड़ के लोग दैट टाइम पे, है ना। तो फिलहाल ऐसी भी कोई बात है, हमने ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कि क्या क्या बात है, क्या क्या बात नहीं है, इसे आप लिख सकते हैं कैसा कैसा है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। एक और आंदोलन है जो कि आपको पता होगा, ये तो आपने परीक्षावाणी में भी पढ़ा है, वो था कनकटा बैल आंदोलन। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कनकटा बैल आंदोलन का संबंध किससे है, तो कनकटा बैल आंदोलन की डेट तो अवेलेबल नहीं है, किसी को इसकी डेट पता होगी तो प्लीज कमेंट करके मेंशन करके बता दीजिएगा। मगर क्वेश्चन आएगा कनकटा बैल आंदोलन का संबंध किससे है, तो आप बोलोगे भ्रष्टाचार से इसका संबंध है, ठीक है। यहाँ पे जो बीमा की राशि है, बैल का बीमा कराया था, तो बीमा की राशि को हड़प लिया गया था, बीमा की राशि को गलत तरीके से हड़प लिया गया था। गांव में होते ना जो बड़ी बड़ी जर्सी गायें होती हैं, हमारे गांव साइड तो पालते नहीं है बड़ी जर्सी गाय, हमारे गांव में किसी के नहीं होती बड़ी जर्सी गाय, छोटी छोटी गाय होती हैं। तो हम तो बीमा वगैरह कराते नहीं है, पर जिनकी बड़ी बड़ी गायें होती 50-50 हज़ार 1-1 लाख की, वो लोग इसका इंश्योरेंस या बीमा वगैरह करवा देते, ठीक है। तो उसी का भ्रष्टाचार किया था कि गलत तरीके से बीमा की राशि हड़प ली गई थी। और अगर क्वेश्चन आएगा कि ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये वाला आंदोलन भी अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। देखो अच्छे काम भी अल्मोड़ा वाले कर रहे हैं, और गलत तरीके से बीमा वाला सिस्टम हुआ जो, ये भी अल्मोड़ा में ही है। एक पर्टिकुलर जगह का नाम आपको लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त बड़ियारगढ़, ठीक है। आप इसमें पर्टिकुलर जगह का नाम लिख सकते हैं बड़ियार रेत गाँव, बड़ियार रेत गाँव। इस प्रकार से आप कुछ करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ओके डन। तो ये था कनकटा बैल आंदोलन। कनकटा बैल आंदोलन से थोड़ा और आगे बढ़े, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ये है कोटा खर्रा आंदोलन। छोटे छोटे आंदोलन हम पढ़ रहे हैं,
बाकी जो मेनली आंदोलन थे वो मैं लास्ट क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूं। कोटा खर्रा आंदोलन, तो कोटा खर्रा आंदोलन क्या है दोस्त, इसको समझने की कोशिश करें तो ये है भूहीन किसानों से संबंधित, भूहीन किसानों को भूमिदान या भूदान देने से संबंधित, देने से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आ जाएगा भाई कि किससे संबंधित है कोटा खर्रा आंदोलन, तो आप बता दोगे। भूदान का क्या संबंध है, इसे प्रैक्टिकली आप समझोगे। जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, सारी पावर्स अंग्रेजों के पास थी, जमीन जायदाद उनके पास थी। और फिर हमारे गांव मोहल्लों में हमारे यहाँ थोकदार होते थे जो अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे, अंग्रेजों को कहीं ना कहीं गुलाम थे, वही गाँव वालों को लूटते थे। तो क्या होता था, किसी किसी एक पर्सन के पास दुनिया भर की जमीनें होती थी और किसी के पास कुछ नहीं। अभी भी आप देखोगे ना, आप जहां भी रहते होंगे तो तुम्हारे गांव मोहल्ले में, अगर तुम गांव में रहते हो तो गांव, और अगर शहर में रहते हो तो शहर, तो हो सकता है 101% शहर में आपका चाहे मकान मालिक होगा या आप ही होंगे या आपका पड़ोसी या आपका दोस्त होगा, आप हल्द्वानी, कोटद्वार, देहरादून, कहाँ भी रहते हो, किसी किसी इंसान के पास बहुत सारी जमीन होगी। शहरों में 1-1 बीघा जमीन होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसी के पास 100-100, 50-50 बीघा जमीन होंगी, और कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास जरा भी नहीं है। ऐसी गांव में भी होता है, किसी के पास तो पहाड़ी से लेकर पूरी नदी तक पूरी जमीन उन्हीं की होती, एक ही पर्सन की बहुत सारी जमीन होती है, और किसी की बहुत कम जमीन होती। तो जब हम आज़ाद हुए थे आज से 100-150 साल पहले, चीज़ें कैसी थी यही समझो, किसी के पास तो दुनिया भर की ज़मीनें और किसी के पास कुछ भी ज़मीनें नहीं थी। तो जब हम नए नए आज़ाद हुए थे, इसके लिए एक आंदोलन भी चलाया गया था, नेशनल जीके के एक्स्ट्रा फैक्ट में आप उसे पढ़ेंगे, और उसको बोला जाता है भूदान आंदोलन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है, यही सेम फैक्ट, और वो है भूदान आंदोलन। ये सेम फैक्ट मैं आपको बहुत बार पढ़ा भी चुका हूं, भूदान आंदोलन। अब भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था, विनोबा भावे। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं, और जिनको मैं पढ़ा चुका हूं वो कमेंट करके बताएंगे भाई कि भूदान आंदोलन कब का है, आपने मुझे बताना है। 1949 का है, 1951 का है, 1953 का है, या 1956 का है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था, और कहां से चलाया गया था ये पॉइंट आपने मुझे कमेंट करके बताना है आज की वीडियो में। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे एक आंदोलन उत्तराखंड में भी चला था जिसका नाम है कोटा खर्रा आंदोलन। अब उत्तराखंड में सरकार ने ये तो बोल दिया कि भाई जमीनें दे दो, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं वो उन लोगों को ज़मीनें दान कर दो जिनके पास कम ज़मीनें हैं, मगर लोगों ने किया नहीं, है कि नहीं है। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और आप बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो। अब मैंने पर्टिकुलरली आपको बोल दिया कि भाई अगर तुम मेरे वीडियो से अगर पसंद आ रही है आपको और आप इससे नोट्स बना रहे हो, तो प्लीज़ आप नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, इसका लाइव प्रूफ मुझको इस नंबर पर व्हाट्सएप भेज के दे देना कि भाई आज सही माने में अगर आप नोट्स बना रहे हो, पता तो चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फ़ायदेमंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप नोट्स बना रहे कि नहीं बना रहे। मैंने ऐसे बोल दिया, पर मुझे पता आप करोगे नहीं, आप भेजोगे नहीं, आपको क्या मतलब यार, कौन ऐसे यूट्यूब पर ज़्यादा किसी, आजकल लोग ज्ञान लेना नहीं चाहते, किसी ज्ञान देने में बिलीव करते लोग, तो आप करोगे नहीं। बट मैं पर्टिकुलरली बोल दूं, जैसे कुछ बच्चे मुझसे ऑनलाइन में जुड़े हैं, कुछ पिथौरागढ़ का भाई, एक ओम भाई है, अल्मोड़ा के कमल जी है, ठीक है, नैनीताल के एक प्रिया मैम, तो बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन के थ्रू मिले थे। पर्टिकुलरली मैं उनका नाम लेके बोलूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे फोटोज़ भेज देना नोट्स की, तो आप भेज दोगे पर्टिकुलरली बोल के, बट ओवरऑल मैं ऐसे अनाउंसमेंट करूंगा तो कोई नहीं भेजेगा। तो ऐसे अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है कम ज़मीन वालों को दे दो, बट लोगों ने नहीं दी थी। कोई क्यों अपनी ज़मीनें दे, आजकल लोग किसी को कुछ नहीं देना चाहते तो नहीं दी। तब इसके लिए उत्तराखंड में स्पेशल एक कानून आया था जिसको बोलते हैं सीलिंग कानून, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं उत्तराखंड में सीलिंग कानून। तो सीलिंग कानून कहाँ आया था, स्पेशली तराई भाबर वाले एरिया में, क्योंकि खेती बाड़ी तराई भाबर में ज़्यादा होती है। तराई भाबर में भूदान से संबंधित कानून था, भूदान से रिलेटेड। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा सीलिंग कानून का संबंध किससे है, तो सीलिंग कानून का संबंध इसी से, कोटा खर्रा से, क्योंकि कोटा खर्रा में भी क्या है, भूमिदान, और सीलिंग कानून में भी क्या है, कहाँ गया, ये भूमिदान है। बट अगर आपसे पूछा जाएगा सीलिंग कानून कब आया था, तो 1972 में, कैसे लिखते हैं 72, सॉरी 1972 में
आया था। ये वाला पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अब कानून बन गया ना, अब लॉ बन गया, तो परफेक्ट बोल दिया गया था कि भाई आपको भूमिदान देनी है और भूमिदान देना है तो देना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये दान करना ही करना पड़ेगा। तो ऐसा था भूमिदान आंदोलन। तो कोटा खर्रा आंदोलन इज भूमिदान आंदोलन। भूमिदान आंदोलन भाई किसके शासनकाल में हुआ था वो मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था। ये चीजें आपको देखनी ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। तो हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक और आंदोलन बच गया, ये भी समाज को सुधारने के लिए था। इस आंदोलन को समझते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी ये होने वाला है। ओके, तो सब आज की हमारी आखिरी हेडिंग होगी सामाजिक सुधार आंदोलन की। अब वो है नायक जाति सुधार आंदोलन। तो नायक जाति सुधार आंदोलन जो आपका होगा वो भी भाई इसी टाइम का होगा, नायक जाति सुधार आंदोलन भी इसी टाइम का होगा। तो उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, नायक जाति सुधार आंदोलन। तो नायक जाति सुधार आंदोलन क्या है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको नायक जाति समझनी पड़ेगी। अगर आपने हिस्ट्री में मेरी चंद्रवंश पढ़ा है, चंद्रवंश में मेरा भारती चंद पढ़ा है, तो आपको मैंने वहीं पे समझा दिया था। आज उस जाति का उद्भव तो हम पहले भी पढ़ चुके, कैसे वो जाति बनी थी। आज हम उस जाति का विकास कैसे हुआ, किसने उसके विकास के लिए कार्य किया था, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके सर, सबसे पहले नायक जाति का जो उद्भव हुआ है, कहाँ से ये जाति बनी, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा 1437 में एक युद्ध हुआ था। 1437 में एक युद्ध हुआ था, उसको बोला जाता है 12 वर्षीय युद्ध। समझिएगा बातों को, देखो चीज़ों को आप समझोगे तो याद होने में आसानी होगी। अगर आप चीज़ों को समझोगे नहीं, बोर्ड पे उतारोगे, बोर्ड से कॉपी में उतारोगे, कॉपी बंद करके रख दोगे तो फायदा नहीं होगा। मैं हमेशा से कहता हूँ चीज़ों को समझो प्रैक्टिकली। जो भी चीज़ आप पढ़ते हो ना, आप ऋग्वेद पढ़ते हो ना, तो आप इमेजिनरी ऋग्वेद में पहुंच जाओ कि चीज़ें थी क्या, कौन सभा था, कौन समिति थी, पारुष्णी नदी कौन थी, क्या थी, वो सब समझो। आप नहीं, बातें नहीं बन पाएगी, ठीक है। आप मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल पढ़ो तो लॉर्ड डलहौजी था, कैसे चीज़ें हुई, क्या उसने क्या, एज ए अंग्रेज वो क्या कर रहे थे, एज ए क्रांतिकारी हम क्या कर रहे थे, उस जोन में चले जाओगे। जीके को याद करने का ही तरीका वही है, आप उसी जोन में पहुंच जाओ जो चीज़ें हो रही थी, तभी तो रिलेट कर पाओगे यार। नहीं, आप ऑनलाइन कितनी भी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी ना, जैसा मैं ऑनलाइन आपको समझा पा रहा हूं आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बट गारंटेड है अगर आप सेम चीज़ें मुझसे ऑफलाइन में पढ़ते ना सामने बैठ के, तो चीज़ें और बेहतर होती और अच्छे से मैं समझा पाता और अच्छे एग्जाम्पल में दे पाता, प्रैक्टिकली आपसे बातचीत कर पाता, ज़्यादा अच्छे से समझते। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मेरे आप उसी जोन में आ जाओगे, है कि नहीं है, आप उसी जोन में पहुंच जाओगे मेरे पास। इसलिए अब आपने हिंदी पढ़नी है और हिंदी की तैयारी भी आप कर रहे होंगे, तो आपने बताना है कमेंट करके, वन वर्ड है गुरु के समीप, गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में, आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। गुरु से तो शिक्षा हर कोई ग्रहण करता है, पर गुरु के समीप बैठ के शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या बोलते हैं, वन वर्ड। ये पेपर में भी आता है, ध्यान रखिएगा, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, चलो। नायक जाति कैसी बनी, 1437 में एक युद्ध हुआ था जिसको 12 वर्षीय युद्ध बोलते हैं। सर जब यह युद्ध हुआ था तो किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था कुमाऊं वर्सेस नेपाल के राजा। नेपाल के राजा के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डोटी राजा इसे कह सकता हूँ। और कुमाऊं के साइड से कौन लड़ रहा था भाई, ये लड़ रहा था भारती चंद, ठीक है। और भारती चंद 12 वर्ष बाद युद्ध जीत भी गया था, इसीलिए भारती चंद कुमाऊं का पहला स्वतंत्र राजा बना। कुमाऊं का पहला क्या बना मेरे दोस्त, स्वतंत्र राजा बना। तो कुमाऊं का पहला स्वतंत्र राजा भारती चंद ने 12 वर्ष से युद्ध कब किया नेपाल के साथ, 1437 में। अब 12 वर्ष से युद्ध बोले तो 12 साल तक युद्ध चला होगा, है कि नहीं है। 12 वर्ष से युद्ध का मतलब क्या होगा, 12 साल तक युद्ध चला होगा। अब मुद्दा क्या है, वर्तमान में भी हमारे भाई बहन फौज में भर्ती है, उनको महीने में शायद से 90 दिन की छुट्टी मिलती है, 2 महीने की छुट्टी मिलती है, और फिर भी ये इशू रहता है कि छुट्टियां नहीं मिलती हैं, है ना। सरकारी नौकरी अगर आप करेंगे तो छुट्टी का बड़ा इशू रहता है यार, आप सरकारी नौकरी में चले गए तो छुट्टी टाइम टू टाइम नहीं मिलती है, जो मतलब एक रूल होगा छुट्टियों का तभी मिलती है।
उस समय जो फौज में भर्ती रहे होंगे वो 12 साल तक लगातार लड़ाई कर रहे हैं, तो छुट्टी का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो उन लोगों ने यार सेना ने अपने राजा के प्रति, भारती चंद के प्रति विद्रोह कर दिया कि भाई हम तो घर लगो। अब 12 साल तक नहीं रह सकते ना फौज में ही, मतलब 12 साल तक बिना छुट्टी के आप कंटिन्यूसली लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो कहते हैं भारती चंद के सैनिकों ने घर आने की डिमांड करी थी, तो भारती चंद एज ए राजा उनको बोलता है कि नेपाल के जिस क्षेत्र को हम जीत चुके, जहां जहां हमारी सेना कब्जा कर चुकी है, वहां वहां की जो भी महिलाएं हैं, क्योंकि पुरुष लोग तो उनके युद्ध में मारे गए होंगे, तो आप उन महिलाओं के साथ संबंध बना सकते हैं। भारती चंद ने कहते हैं अपने सैनिकों को अलाउ किया कि नेपाल के जिस क्षेत्र को हम जीत चुके हैं उस क्षेत्र में जो भी महिलाएं आपको दिखती हैं, आप उन महिलाओं के साथ संबंध बना लीजिएगा, आप घर मत जाइएगा, हम युद्ध जीतने ही वाले हैं ऑलमोस्ट, आप घर चले जाओगे तो लास्ट टाइम पे हम हार जाएंगे। तो क्या फायदा, अगर आपको संबंध बनाना है तो आप प्लीज कुमाऊं लौट के मत जाओ, आप इन महिलाओं के साथ बना लो। तो अभी क्या हुआ, अब क्या हुआ चीज आगे, जो भारती चंद थे, तो भारती चंद के सैनिक प्लस जो डोटी क्षेत्र की महिलाएं, भारती चंद के सैनिक और डोटी क्षेत्र की जो महिलाएं थी, इनके संबंधों से जो पुत्रों की प्राप्ति हुई होगी, इनके संबंधों से जो इनको पुत्रों की प्राप्ति हुई, पुत्र या पुत्रियों की प्राप्ति हुई, इन्हीं को बोला गया था नायक जाति, इन्हीं को बोला गया था नायक जाति। अभी आपने बोला ना कि नायक जाति सुधार आंदोलन, ये कौन है नायक जाति, तो 12 वर्ष से युद्ध हुआ था, फौज ने विद्रोह किया था, राजा ने उनको बेवकूफ बनाने के लिए क्या बोला कि आप इन महिलाओं के साथ ही संबंध बना लो, यही अपना घर परिवार बसा लो, घर मत जाओ। सेना मान गई होगी दैट टाइम की चीजें, है ना, और उन्होंने उन महिलाओं के साथ संबंध बनाए और जो बच्चे पैदा हुए होंगे उसी जाति को एक नाम दे दिया नायक जाति। हाँ कि ना, समझ में आया, तो पता तो चल गया नायक जाति। अब देखो वर्तमान समाज में ही अगर किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ अंग्रेजी में बोलते हैं ना, शादी के बाद जो अफेयर्स चलाते हैं लोग, देखो हमारा देश में ऐसा कल्चर नहीं है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में कल्चर नॉर्मल है, हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो वो बहुत बुरा माना जाता है वर्तमान में, खासकर हमारे देश में ऐसी संस्कृति नहीं रही है, तो ऐसा बहुत बुरा माना जाता है। और ये चीज उस जमाने में हो गई 1437, देखो आज से 700-800 साल पहले हो गई है, तो ये तो उस समय बहुत बुरा माना गया होगा, वर्तमान में ही बुरा माना जाता है, तो उससे पहले तो धार्मिक चीजें और भी थी, सांस्कृतिक चीजें और भी थी, तो उस समय तो बहुत बुरा माना गया ना, है कि नहीं, आप समझते हो। और उस समय आप देखते होंगे जितने आप पीछे पीछे जाओगे उस समय महिलाओं की स्थिति थोड़ी दयनीय तो थी, ये आपको माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो महिलाओं को थोड़ा दबा के रखा गया था पुरुषों की अपेक्षा। अभी भी ये चीज हमें प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करनी पड़ती, कड़वी है मगर सच है। आप है, हम है, अगर घर में भाई और बहन है तो भाई तैयारी करने के लिए कुमाऊं से देहरादून तैयारी करने आ रहा है, या हल्द्वानी रामनगर तैयारी करने जा रहा है, या गढ़वाल से देहरादून कोटद्वार तैयारी करने आ रहा है, तो लड़के को घर वाले फिर भी परमिशन ठीक ठाक लेवल पे दे देते हैं, बट वही चीज़ लड़की के साथ थोड़ा सा मुश्किल होती है कि तैयारी करने जाएगी, किसके साथ रहेगी, रिश्तेदारों के साथ रहेगी, पीजी में रहेगी, किराए पे रहेगी, कब कोचिंग जाएगी, कैसे जाएगी, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, अलाना फलाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी भी थोड़ा सा वो बंदिशें है कहीं ना कहीं। अभी तो गर्ल्स को बहुत फ्रीडम मिल चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बड़े बड़े लेवल पे जा चुके हैं, ठीक है। ये अभी यहाँ तक कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति भी एक महिला है कि नहीं है, हमारे उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष एक महिला है कि नहीं है। अभी तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे महिलाएं पहुंच चुकी हैं, बट फिर भी उस जमाने में उस जोन में तो नहीं था न्याय, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 700-800 साल पहले इतनी बड़े लेवल पे महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, है ना। तो उस समय जो ये नायक जाति पैदा हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, भारती चंद के सैनिक तो युद्ध जीत गए, और युद्ध जीतने के बाद वापस कुमाऊं आ गए। अब इन जो महिलाएं थी, जिन महिलाओं के साथ संबंध बनाए और जिन महिलाओं से बच्चे उत्पन्न हुए, इनका क्या, ये कहां जाएंगे, भारती चंद के सैनिक तो कुमाऊं आ गए वापस, अब इनका क्या होगा। अब जब ये पैदा हो गए, इनको मार तो सकते नहीं है, महिलाओं के पति तो ऑलरेडी फौज में शहीद हो गए थे, तभी तो भारती चंद के सैनिकों ने उनके साथ संबंध बनाए। अब ना समाज में इनका बहुत दबा दिया गया, इनकी कोई इज्जत नहीं हो रही थी समाज में, कि तुम तो गलत काम करके पैदा हो रखे हो, तुमने गलत काम करे, दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाए, तो समाज में उनकी इज्जत कहाँ होगी उस समय।
आजकल ही नहीं होती है। तो उनको बहुत बुरा बुरा बोला गया, बहुत बुरे काम कराए गए, उनको समाज में कोई इज्जत नहीं मिली। अब जो लड़के हुए होंगे, पुत्र हुए होंगे, वो तो अपना काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए चले गए। अगर मजदूरी या काम भी करवाया जाता था, किसी को, दुकानदार को, किसी कंपनी वाले को, किसी को भी कुछ भी पता चलता था कि ये तो नायक है, तो भाई इनको नौकरी ही नहीं मिलती थी, इनको काम ही नहीं मिलता था, इनको छुआछूत भेदभाव इनसे कर लिया जाता था। और जो महिलाएं थी उनकी और बुरी स्थिति हो गई। ठीक है, नायक जाति के लिए आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, नायक जाति के बजाय इनके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता था, कम असल। किसका? कम असल। असल मतलब असली ना, असली। तो असली और कम असली मतलब नकल, नकली। तो कम असल या नायक जाति, इनके लिए ये दोनों शब्द एक ही है। ऐसा शब्दों का प्रयोग इनके लिए किया जाता था। अब देखो, इनको नौकरी चाकरी मिल नहीं रही है, समाज में इनको इज्जत हो नहीं रही है, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो पुरुष जो पुत्र थे ये तो जगह छोड़ के भाग गए, इधर उधर चले गए, फैल गए। और जो महिलाएं थी ना, ये पुत्री, इन्होंने समाज में वैश्यावृत्ति करना शुरू कर दिया। कुमाऊं और नेपाल वाला बॉर्डर में महिलाओं ने वैश्यावृत्ति का काम शुरू कर दिया। यार जिंदा तो रहेंगे ही ना, पेट तो पालना ही है ना, पैसा तो कमाना ही है ना, अगर क्या करेंगे, ये वैश्यावृत्ति में घुस गए। अब उस क्षेत्र में वैश्यावृत्ति फैल गई, तो अब इसी चीज को सुधारने के लिए आंदोलन किया, और उसी को ही नायक जाति सुधार आंदोलन कहते हैं। तो अब पता चला होगा कि नायक जाति बनी कैसे। एक्चुअल में युद्ध हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, कब हुआ था, कितने साल का हुआ, तो हो गया। अब नेपाल की महिलाएं कुमाऊं के सैनिकों के संबंध से जो जाति हुई उसे बोला जाता है कम असल। कम असल को नायक जाति आप बोल सकते थे। ठीक है, क्लियर है। अब उसी नायक जाति को समाज में इज्जत नहीं मिल रही थी, और उनको वापस दोबारा से बराबर करने के लिए जो आंदोलन हुए उसी को नायक जाति आंदोलन कहते हैं। समझ में आई बात? ओके। अब जो ये महिलाएं थी ना, जिनके साथ संबंध बनाए, इन महिलाओं के लिए भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, और वो शब्द था कटिकाली। नायक जाति जिन महिलाओं से उत्पन्न हुई थी, या कुमाऊं के चंद्रवंशीय सेना ने जिनके साथ संबंध बनाए थे, उन महिलाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? कटिकाली। तो ये फैक्ट थे कुछ नायक जाति आंदोलन के, वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि अब आपकी समझ में भी आया होगा। ठीक है, पहला पॉइंट, नायक जाति, नायक जाति के लिए प्रथम कार्य, मतलब नायक जाति के विकास के लिए, सुधार के लिए पहला कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो नायक जाति के लिए पहला कार्य किया गया था आर्य समाज द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आर्य समाज। ठीक है, नायक जाति के लिए पहला कार्य कौन करते हैं? आर्य समाज। और आर्य समाज वाकई में कब बना था? आर्य समाज के बारे में मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। 10 अप्रैल 1875 को बना था। और कहाँ पे बना था? मुंबई में बना था। और ये वाले फैक्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। और 10 अप्रैल 1875 मुंबई में किसने बनाया था? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी को हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वाला फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। आर्य समाज 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में बना था। इन्हीं लोगों ने नायक जाति के लिए पहली बार काम किया कि नहीं, इनको भी समाज में क्या मिलना चाहिए? बराबर दर्जा मिलना चाहिए। फिर अंग्रेजों ने इनके लिए काम किया था, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है, नायक सुधार उप समिति। एक बनती है नायक सुधार उप समिति, नायक सुधार उप समिति। तो इसकी डेट आती है 1919, और ये समिति बनाई जाती है रामनगर में। ठीक है, नायक जाति, नायक सुधार उप समिति बनती है इन लोगों के सुधार के लिए, इनको भी समाज में बराबर दर्जा मिलना चाहिए वाकई में। ओके, और इसके अलावा इसकी सेम डेट आपने अलग अलग किताबों में पढ़ी होगी। एक डेट आपने 1924 भी पढ़ी होगी। तो एक क्वेश्चन आएगा, नायक सुधार समिति। तो नायक सुधार समिति अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसकी डेट आती है 1924। इसका प्लेस बुक में मेंशन नहीं है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, इसका प्लेस मेंशन था बुक में, तो मैंने आपको लिख दिया है। बाकी बहुत सारी हिस्ट्री की चीज़ें ऐसे उत्तराखंड के जो गूगल में भी अवेलेबल नहीं है। द लास्ट वन इंपॉर्टेंट करके लिखना है, क्या है और क्या चीज़ें नहीं है। 1914 से लेके 1924 तक कुमाऊं का जो कमिश्नर था, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ 36 बार। मैंने बताया दोस्तों, वो था पर्सी विंडम महोदय।
तो सबसे पहले तो काम कौन कर रहे हैं इनके लिए, प्रसिविंडम, बट एग्जाम में आया था नायक के लिए जो स्पेशल कानून लाता है वो कौन लाता है, क्योंकि नायक जाति का तो समाज में इज्जत नहीं थी। अभी हमने पढ़ा क्यों नहीं थी, क्या थी वो देखा, मगर फिर भी जो पुरुष वर्ग था ना, लड़का वर्ग था, वो अपना एरिया को छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, वहां मेहनत मजदूरी करने लगा, वो तो पेट पाल ही गया। मगर जो खासकर पुत्रियां थी, उनकी बालिकाएं थी, महिलाएं थी, उनकी तो समाज में स्थिति दयनीय रह गई ना, उनकी तो समाज में इज्जत नहीं हो रही थी ना। तो मेनली किसका विकास करना था, मेनली किस पे फोकस करना था, बालिकाओं पे। तो इसके लिए स्पेशल एक कुमाऊं कमिश्नर रूल लाते हैं जिसको बोला जाता है नायक बालिका रक्षा कानून। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, नायक बालिका रक्षा कानून। नायक बालिका रक्षा कानून कब का है, तो आप बोलोगे 1929 का। और दैट टाइम कुमाऊं कमिश्नर इज NC स्टिफ। तो क्वेश्चन आएगा नायक बालिका रक्षा कानून कब का है, और नायक बालिका रक्षा कानून कौन लाया था, NC स्टिफ महोदय लाए थे। तो आज मेरे दोस्तों क्लास समझ में आई होगी, नायक जाति वाली। छोटे मोटे हमने सामाजिक सुधार आंदोलन भी पढ़े आज ही हमने, वो भी आपकी क्लियर हो गए होंगे। बाकी सामाजिक सुधार आंदोलन में लास्ट क्लास में आपके कंप्लीट करवा चुका था। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई होगी तो एक दो अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बता दो। आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे उत्तराखंड के नोट्स, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। और उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड का जो हमारा सिलेबस है ना, सारे नोट्स मिलेंगे। आने वाले समय में हिंदी की भी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी, बट वो मैंने आधे में ही छोड़ दी। कुछ बच्चों के कमेंट थे कि फिलहाल आप उत्तराखंड पढ़ाओ या फिर एक दिन में 2 वीडियो दो। आने वाले समय में एक दिन में 2 वीडियो आपको जरूर मिलेगी, एक उत्तराखंड भी, एक हिंदी भी, और साथ साथ GS भी चलेगी। GS भी में तुम्हें पूरा का पूरा जो उत्तराखंड का सिलेबस दे रखा है ना, एक किताब में आपका उत्तराखंड का सिलेबस देखा होगा UKSSC का वेबसाइट पे। हर एक टॉपिक को लाइन से ही कराऊंगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी टिप टाप मार के मैं जा रहा हूँ। सिलेबस का जो पहली हेडिंग होगी ना, वही आपको लाइन से पूरा एंड तक कराऊंगा, ठीक है। बस कुछ समय दो, और ये चीज़ें ना आपको बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, 10 से 15 दिन में, ठीक है। 10 से 15 दिन बाद आपको डेली की 2-3 वीडियो दिखेगी, जिसमें GS, उत्तराखंड और हिंदी तीनों चीज़ आपको कराई जाएगी कंटिन्यूअसली। तो प्लीज़ तब तक सपोर्ट करते रहें और पुरानी चीज़ों का रिवीजन आप करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।